अकॉर्डिंग टू संदीप माहेश्वरी, एंटरप्रेन्योर्स वो हैं जिसके पास सोसाइटी की एक बड़े सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी है और दे मेक द थिंग्स सिंपल एंड ईजी। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 स्टार्टअप्स के सफ़र के बारे में जानेंगे जिसने हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। तो आइए आगे हम उन एंटरप्रेन्योर्स की इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट से शुरू करते हैं। वी ऑल नो फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका शुरुआत सचिन बंसल और बिनी बंसल ने 2007 में अपने अपार्टमेंट से ही शुरू किया था। ये दोनों ने पढ़ाई IIT दिल्ली से करी है। शुरुआत में दोनों ने मिलकर अपनी सेविंग में से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सबसे पहले किताब बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया। और जनरली एज यूजुअल जो हर स्टार्टअप के शुरू में होता है, फ्लिपकार्ट को भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। पहले वर्ष उन्हें मात्र 20 ऑर्डर मिले। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब भारत में भी लोगों को ऑनलाइन सामान मंगाने वालों पर विश्वास नहीं रहता था, क्योंकि उस वक्त अधिकतर ऑनलाइन कंपनी खराब सामान भेजती थी और लोगों के पैसे डूब जाते थे। इसके लिए 2010 में फ्लिपकार्ट ने एक उपाय निकाला और देश में पहली बार कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटीज शुरू की, जिसकी वजह से ऑनलाइन मार्केट को एक नया बूम मिला। 2014 में फ्लिपकार्ट ने एक बिग बिलियन सेल शुरू किया, जिसके दौरान कंपनी का कुल टर्नओवर $300 मिलियन रहा था, जो कंपनी के लिए अब तक का एक सबसे बड़ा कीर्तिमान रहा है। 9 मई 2018 को एक US मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी वॉलमार्ट 77% के स्टेक पे फ्लिपकार्ट को 1.07 लाख करोड़ में खरीद लिया। जुलाई 2021 में फ्लिपकार्ट का टोटल वैल्यूएशन $37.8 बिलियन पहुंच गया। और इस तरह से फ्लिपकार्ट भारत में ऑनलाइन मार्केट में एक अच्छा खासा पोजीशन पर हमेशा बना रहता है। और अब हम इस लिस्ट में सेकेंड पर स्विगी के बारे में जानते हैं। 2014 में ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी को 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था, जिनमें से श्री हर्षा और नंदन रेड्डी ने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग किया, जबकि थर्ड फाउंडर राहुल इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर से किया। ये 3 दोस्तों ने शुरुआत में 6 डिलीवरी बॉय, 25 रेस्टोरेंट और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज़ किया और एक लॉजिस्टिक कंपनी के बेसिस पर ऑर्डर से डिलीवरी तक का पूरा कार्य स्विगी ने शुरू किया, जिसके कारण कस्टमर्स और रेस्टोरेंट के मालिकों को बहुत फ़ायदा होने लगा। जहां एक और ऐप के हेल्प से ऑनलाइन बुकिंग करने पर कम समय में ही अपनी पसंद और स्वाद का खाना मिलने लगा, वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट को न्यू कस्टमर्स और लोकल से पहचान मिलने लगी। अब आप यह ज़रूर सोचते होंगे कि इसमें स्विगी की कमाई कैसी होती होंगी, तो हम आपको बता दें, स्विगी रेस्टोरेंट से अपना कमीशन और कस्टमर्स को होम डिलीवरी चार्ज लेता है, जिसके कारण ही उसको दोनों तरफ से सोर्स ऑफ इनकम होती है। इसके अलावा उसको एडवर्टाइजिंग के द्वारा भी काफ़ी अच्छा कमाई हो जाती है। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर सबकी शुरुआत 0 से ही होती है। इनिशियली 6 डिलीवरी बॉय, 25 रेस्टोरेंट के साथ शुरू होने वाला स्विगी आज अपनी ज़बरदस्त सर्विस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन की वजह से भारत के 500 से अधिक सिटीज़, 1.5 लाख रेस्टोरेंट और 2 लाख से ज़्यादा डिलीवरी बॉय के साथ हर देश के लगभग सभी बड़े बड़े शहरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। स्विगी आज इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म है। और अब तीसरा स्टार्टअप रैपिडो के बारे में जानेंगे। इसकी जर्नी बेहद ही शानदार रही है। एक IITian होने के बावजूद भी अगर 75 इन्वेस्टर्स फंडिंग देने से मना कर दें तो आप क्या करेंगे। IIT भुवनेश्वर से पढ़े अरविंद साका फ्लिपकार्ट के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करने के बाद अपना स्टार्टअप खोलने का डिसीजन लेते हैं, द कैरियर। अरविंद का यह स्टार्टअप मिनी ट्रक के अंदर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फंड्स तो लगते ही हैं। अरविंद ने 75 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को फंडिंग के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन अफसोस किसी भी इन्वेस्टर्स ने एक चवानी तक भी नहीं दी। अरविंद बेंगलोर में रहते थे। अरविंद साका अपना स्टार्टअप द कैरियर बंद करने ही वाले होते हैं और वह एक दिन बेंगलोर के रेगुलर जैसी ट्रैफिक जाम में फंसते घर पहुंचते हैं। उसके बाद वह अपने दोस्त पवन और ऋषिकेश के साथ ट्रैफिक जाम का फ्रस्ट्रेशन और स्टार्टअप बंद होने का डिप्रेशन बांट रहे होते हैं। दोस्त बोलते हैं, अगर तू ट्रैफिक से इतना ही परेशान है तो एक बाइक क्यों ना ले लेता, किंतु एक बाइक लेने से अच्छा तो एक बाइक राइड लेना आसान होता है। बेंगलोर के ज़्यादातर एरिया हाई ट्रैफिक एरियाज है, लेकिन बाइक तो सांप की तरह होती है, कहीं से भी निकल जाती है। और यह देखते हुए इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले बेंगलोर के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना शुरू किया। इन्होंने देखा कि बेंगलोर के अंदर जो लोग हैं मेनली 2 में से किसी एक कैटेगरी के अंदर फिट इन होते हैं। नंबर 1 द सुपर वेल्दी, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड नंबर 2 द सुपर सेवर्स, जिनको हर जगह पर कुछ न कुछ पैसा बचाने का सोचते हैं। इन्होंने देखा जो सुपर सेविंग वाले
जो कैटेगरी हैं उन लोगों के लाइफ में मेनली 2 तरह के प्रॉब्लम हैं जो उनको सबसे ज़्यादा तंग करती है, खाली जेब या काम पर लेट। और ज़्यादातर लोगों का काम पर लेट पहुंचने का एक ही रीज़न था, ट्रैफिक जाम। और यह देखते हुए इन लोगों ने शुरुआत करी रैपिडो की। 1 महीना लगा और 10,000 डाउनलोड आ गए। आज रैपिडो डेली के 5 लाख से भी ज़्यादा राइड्स दे रहा है और पिछले सिर्फ 3 सालों में रैपिडो 10 गुना से भी ज़्यादा ग्रो कर गया है। और आज रैपिडो भी ओला और उबर से कम्पीट कर रहा है। और अब चौथे स्टार्टअप ओला कैब के बारे में जानते हैं। ओला कैब्स भाविश अग्रवाल को टैक्सी ड्राइवर के झगड़े से निकला। यह स्टार्टअप आइडियाज़ का सफ़र बेहद ही शानदार रहा है। एक दिन भाविश ने बेंगलुरु से बांदीपुर के लिए टैक्सी बुक की। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने ज़्यादा किराया मांग करने लगा तो भाविश ने इनकार कर दिया। इस पर ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते छोड़कर चला गया। इस परेशानी से उन्हें एक आइडिया क्लिक किया। उन्हें फील हुआ कि ऐसी प्रॉब्लम का सामना करोड़ों लोग करते होंगे। तब भाविश ने अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। उन्होंने IIT बॉम्बे के ही दोस्त अंकित भाटी के साथ ये आइडिया शेयर किया और दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब्स लॉन्च किया। शुरुआत में भाविश के पेरेंट्स स्टार्टअप से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि IIT से पढ़ने के बाद ट्रैवल एजेंट बनोगे। 2010 से 2014 तक कंपनी का स्ट्रगल वाला वक्त था। न ज़्यादा लोग थे न ज़्यादा पैसे। भाविश खुद प्रचार करते थे, कभी कभी ड्राइवर भी खुद बन जाते थे। कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऊंचे पहाड़ से कूदने की तरह है जिसमें एंटरप्रेन्योर अपना पैराशूट पहाड़ से कूदने के बाद बनाता है। और ओला कैब्स कंपनी का मानना था कि भारत की नई जनरेशन कार खरीदना नहीं बल्कि उसे एक्सपीरियंस करना चाहती है। इन्वेस्टर्स को यह आइडिया भी पसंद आया। ओला को पहले राउंड की फंडिंग स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रेहान यार खान और अनुपम मित्तल से मिली। इसके बाद फंडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ओला को अब तक 26 राउंड की फंडिंग में 48 इन्वेस्टर से $430 करोड़ यानी अप्रॉक्सीमेटली 32,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है। 9 जुलाई 2021 को एक प्राइवेट इक्विटी से 3700 करोड़ की लेटेस्ट फंडिंग मिला है। और क्या पता है आपको, ओला के पास अपनी एक भी कार नहीं है। ओला सिर्फ कैब बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐप के हेल्प से वो कस्टमर्स को कैब और ड्राइवर्स को कस्टमर से कनेक्ट करती है। ऐप पर हुए बुकिंग पर किराए का 15% कंपनी कमीशन लेती है। और आज ओला सीधे तौर पर US की लीडिंग कंपनी उबर से कम्पीट करता है। उबर की वैल्यूएशन $82 बिलियन है जो ओला से 25 गुना ज़्यादा है। और हाँ, अगर आप भी एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो भाविश अग्रवाल की ये 3 बातें ज़रूर याद रखें। उनका कहना है कि इन्वेस्टर 3 चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट, क्लियर विजन, सेकेंड, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, थर्ड, एग्जीक्यूशन प्लान। जिस स्टार्टअप के पास ये क्वालिटीज़ हैं उसे कभी फंड की कमी नहीं होगी। आपको इन चारों स्टार्टअप स्टोरी में से कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और दिलचस्प लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ग्रोइंग।